गाजियाबाद से बड़ी खबर, क्योंकि बदमाशों के हमले में घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की कल रात अस्पताल में मौत हो गई। विक्रम जोशी की मौत से उनके परिजन गुस्से में हैं। अस्पताल के बाहर ही विक्रम जोशी के समर्थन में उनके सहयोगी और परिवार वाले धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं अस्पताल के बाहर की। डीएम को बुलाने और परिवार को आर्थिक सहयोग देने की मांग की जा रही है। सोमवार की रात को बदमाशों ने विक्रम जोशी को गोली मार दी थी और ये वही सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। साफ तौर पर इस पर दिखाई दे रहा है कि कैसे बदमाश आए और उन्होंने पहले उन्हें पीटा, उन्हें बंधक बनाया और फिर गोली से निशाना साधा। विक्रम जोशी ने भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत की थी, इसी का बदला इन बदमाशों ने लिया। भांजी का जन्मदिन था जिसके लिए विक्रम जोशी जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें घेर कर इस हमले को अंजाम दिया गया। हमारा झगड़ा हुआ था 16 तारीख को, जिसमें हमने उन्हें मारा था। मेरा भाई विक्रम भी था। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। किसको कमेंट कर रहे थे? हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। और लड़कियां भी थी? नई लड़की नहीं थी मेरी, लेकिन वो गाली दे रहे थे गंदी गंदी। और वो ऐसे खड़े थे, मैं ऐसे खड़ी थी, मैं ऊपर थी। मेरे भांजे अभिषेक ने मेरे को फोन करा। मैंने कहा बेटा तू चिंता मत करे, मैं अभी 1 मिनट में नीचे आई। मैं नीचे गई अपने घर के बाहर। एक पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी। चौकी इंचार्ज ने, मैं नाम नहीं जानती उस चौकी इंचार्ज का। अब क्या हुआ, जिनसे हमारा उस दिन झगड़ा हुआ था, मेरा भाई उस दिन पे था। जब इन्हें पता कि हमारा झगड़ा हुआ तो वो मेरी कॉलोनी में कैसे आए, ठीक है। वो आए, उन्होंने सामान लगा रखा था। बुला लो अधिकारियों को, फैसला चाहिए, फैसला। सब जाएंगे। मेरे भाई को मार दिया चौकी इंचार्ज ने, कोई कार्रवाई नहीं करी। प्लानिंग कर दी, सारी प्लानिंग कर दी। पूरी भीड़ लगा रखी थी, पूरा सर्कल बना लिया, एकदम घेर लिया था। पूरा घेर लिया था, पापा को पूरा घेर लिया था। कई सारे बदमाश थे। अच्छा, आसपास और भी लोग होंगे, कोई बचाने नहीं आया? कोई नहीं आया, बस एक अंकल आए थे, कह रहे थे विक्रम उठ। फिर पापा नहीं उठे, फिर हॉस्पिटल ले गए थे, कोई नहीं आया। मेरे मामा मेरी बहन को लेकर जा रहे थे घर पे। मेरे मामा ने मेरे पास फोन करा, सोना मत। मैंने कहा ठीक है, मैं गेट खोले रखा। एक लड़के ने मेरे मामा के सर में यहाँ रोड मारी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। छोटे वाली मेरी बहन है, कितनी छोटे वाली घर भाग गई। इतने में उसने यहाँ गोली मारी, सर यहाँ पर गोली मारी। मेरे मामा जब वो कम से कम 15-20 जने थे। मेरे मामा ने उनको क्या बिगाड़ा था सर? मेरे मामा के पहले थप्पड़ बजाए थे उन्होंने, फिर उनके गोली मारी थी सर। भाग गए सब, कोई नहीं था। जब तक हम गए बहुत देर हो चुकी थी सर। हम तो इंसाफ चाहते हैं। तो आपने पीड़ित परिवार की ये पूरी बात सुनी। विक्रम जोशी की बहन, उनकी बेटी, उनका भांजा जो कुछ बता रहे हैं वो आपको भीतर तक हिलाकर रख देगा कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक पड़ने वाला ये उत्तर प्रदेश का इलाका जहां पर यह घटना हुई है, ये बेहद चौंकाती है। और ये घटना कितने दिन बाद हुई आप ये देखिए। गैंगस्टर विकास दुबे जो 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देता है, भाग जाता है, पुलिस 6 दिन तक उसे तलाशती रहती है और उसके कुछ ही दिनों बाद ही एक ऐसी घटना सामने आती है जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें ना पुलिस का डर है, ना इस बात का डर है कि ऐसी घटना सीसीटीवी में भी अगर कैद होती है तो सीधे सीधे सबूत है। अरविंद ओझा मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, जो ये घटना सामने आई है हमारे, जो हम इस वक्त तस्वीरों में भी लगातार दिखा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि हम देख रहे हैं आप जहां पर मौजूद हैं कितनी भीड़ वहां पर इस वक्त है। इस घटना को लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि परिवार तो ये कह रहा है कि जो 9 लोग भी अरेस्ट हुए हैं उनमें से ज्यादातर तो निर्दोष हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो 9 गिरफ्तारी हुई है ये बहुत आनन फानन में, चूंकि पुलिस इस पूरे मामले पर बैकफुट पे चली गई थी, क्योंकि पुलिस के पास शिकायत थी। और अब से कुछ देर पहले हमने खुद विक्रम जोशी की बहन से बात की है। उन्होंने कहा कि शिकायत कई जगह पर दी गई थी, जिस तरीके से विक्रम जोशी की बहन के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई और
शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी का नतीजा हुआ कि जो आरोपी थे उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि उन्होंने बाकायदा घात लगाकर, ऐसा लगता है कि इस पूरी वारदात में मुखबिरी हुई है, घात लगाकर जो विक्रम जोशी हैं उन पर पहले अटैक किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद उनको गोली मारी गई। उसके बाद जब ये पूरी वारदात हुई तब पुलिस की नींद टूटी है और उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कई पत्रकार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, कुछ अभी अंदर की तरफ गए हैं। यहाँ पूरा जो पुलिस अमला है वो यहाँ पर अब मौजूद है। जब हत्या हो गई है, अगर यही पुलिस जो हत्या के बाद यहाँ पर इतनी भीड़ लगाकर खड़ी है, अगर यही पहले अगर एक्शन ले लेती तो शायद जो विक्रम जोशी है उनकी हत्या नहीं होती, इस तरह की कोई वारदात नहीं होती। लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और जब पूरी वारदात हो गई तो उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस चौकी इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया गया, जबकि जवाबदेही सीनियर अफसरों पर भी बनती है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी होती है, आपके मातहत जो तमाम पुलिसकर्मी हैं आखिर वो क्यों जब कोई शिकायत देता है तो एक्शन नहीं लेते, जबकि अगर पत्रकार की नहीं सुनी जाती तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा गाजियाबाद में, आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे लापरवाही और बड़ी लापरवाही। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर इस तरह से भरोसे का खून होगा तो एक आम इंसान कैसे पुलिस पर, खाकी वर्दी पर, उस खाकी वर्दी में लगे सितारों पर भरोसा करेगा कि हाँ इन लोगों ने कसम खाई है हमारी सुरक्षा करने की, इनके ऊपर वो जिम्मेदारी अगर इस तरह से किसी आम आदमी को निशाना बनाया जाएगा। और ये घटना भी आपको देखिए हम उस दिन की लगातार दिखा रहे हैं बार बार कि कैसे आप ये समझिए कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया तो समझ में आता है कि उस वक्त, उस दिन, उस रात क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ। लेकिन अगर ये सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने ना होता तो किस तरह से ये घटना इस समय ट्रीट की जा रही होती, इस पर किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे होते, जवाब आ रहे होते, आप अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार का बुरा हाल है इस वक्त, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सही समय पर उन्हें क्यों मदद नहीं मिली। लेकिन इस बीच ये मामला जो पूरा केस है ये अब सियासत के दायरे में भी आ गया है, विपक्ष हमला कर रहा है। अब सियासी सुर भी इस पूरी घटना पर सुन लीजिए। ये जो घटना हुई है ये इस बात को साबित करती है कि शायद इस प्रदेश के कानून व्यवस्था को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, नियम होता है। यहाँ किसी को कभी भी कोई मार सकता है, कभी किसी के ऊपर गोली चला सकता है। और जिस तरीके से ये गोली चलाई गई है पत्रकार के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच हो। और 2 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है ऐसा बताया जा रहा है, जबकि उसमें बहुत सारे और अभियुक्त हैं जिनको अभी तक न गिरफ्तार किया गया है, न कोई कार्रवाई की गई है। तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। प्रदेश अब हत्याओं का, अपराधियों का प्रदेश बन चुका है। किसी समय में किसी को भी गोली मार देते हैं, कोई पुलिस का खौफ नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं। सरकार राम राज की बात करती है, राम राज की जगह यहाँ पे अब रावण राज चल रहा है। छेड़खानी रोकने पे अगर उसने अपनी भांजी के साथ हो रही छेड़खानी को रोका तो उसको गोली मार दी। मतलब गोली मारना तो ऐसा हो गया जैसे जेब में हजमोला लेके चल रहे हैं, जो मिल रहा है उसको आस्ते से टाई से दे रहे हैं। कमाल है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यहाँ पे अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, कभी भी किसी को गोली मार सकते। तो विपक्ष ने भी जबरदस्त हमला यहाँ पर यूपी के प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलता है। बढ़ते आगे, अब रुख करते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों का। असम से लेकर बिहार तक जो परिस्थितियां हैं ग्राउंड पर, उस पर आपको डिटेल देते हैं। तो ये आपने एक झलक देखी कि किस तरह से पहाड़ी राज्यों में, बिहार में, असम में इस वक्त हालात हैं और कई हिस्से देश के ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहे हैं। असम में 100 से ज्यादा लोग मौसम की मार की भेंट चढ़ चुके हैं। आधे से ज्यादा असम बाढ़ से प्रभावित है। 28 जिले ऐसे हैं असम के जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। बिहार की बात करें तो 8 जिलों में वहां भी हाहाकार मचा है। असम में लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी
किस तरह से कहर बरपा रही है। वहां पर मौत का तांडव खेल रही है, उसकी तस्वीरें एक तरफ, तो वहीं बिहार में कोसी नदी उफान पर है और पहाड़ों में भी लैंडस्लाइड और बादल फटने से भीषण हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम में जैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई और जैसे ही सैलाब का मंजर आया, इंसानी जिंदगियों पर खतरा छा गया। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां इंसानों के साथ जंगली जानवर भी उसकी चपेट में आ गए। मैं इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क में हूं, जहां पर कई सारे जानवर इस आपदा का शिकार हो गए। लगभग 113 जानवरों की मौत हुई, जिसमें 11 वो दुर्लभ प्रजाति के गैंडे भी थे। कई सारे हाथी हों, शेर हों या दूसरे जानवर हों, उनको किनारा लेकर के दूसरी जगहों पर पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ा और कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां पर जानवरों को रेस्क्यू किया गया। हम आपको काजीरंगा के उन इलाकों में ले चलेंगे जो रिजर्व इलाका है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पहले कोई नहीं गया, ये दिखाने के लिए कि आखिर इस सैलाब ने कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है। और इस समय मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच हूं, वो इलाका जहां टूरिस्ट भी नहीं आ सकते। ये वो इलाका है जिसको बहुत संभाल कर रखा गया और इसीलिए यहां वो तस्वीर दिखाई पड़ती है उन दुर्लभ एक सींग वाले गैंडों की। 2400 की संख्या में ये दुर्लभ गैंडे यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात हुई, ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ा, इन तमाम जानवरों के लिए आफत आ गई। ये देखिए, ये जो तस्वीर है दिल को छू लेती है। ये जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, ये एक गैंडा है और साथ में उसका बच्चा। ऐसे 2 माएँ हैं, अपने बच्चों के साथ इस एरिया में विचरण करती हैं। काजीरंगा में जैसे ही बाढ़ आई थी, गेंडे समेत हाथी और दूसरे तमाम जो जानवर हैं वो दूसरे किनारों की ओर भाग गए और हम इन इलाकों में पहुंचे हैं ताकि ये तस्वीरें दिखा सकें। जैसे ही बाढ़ का पानी उठता है, यहाँ ये हाईलैंड बनाए गए हैं। काजीरंगा जो प्रशासन है उसने यहाँ पर ये हाईलैंड बनाए हैं और इन्हीं हाईलैंड इलाकों में ये तमाम जो जानवर हैं वो आकर के बैठ जाते हैं ताकि जब तक, और ये लगभग 7 से 8 फीट ऊंचा है, तो अमूमन जब पानी नीचे यहाँ बढ़ता है तो ये तमाम जानवर वहां जाकर के सहारा लेते हैं। देखिए मेरे पीछे अभी भी एक जो जानवर है वो वहां पर अभी भी खड़ा हुआ। तो कम से कम जैसे ही पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, इन जानवरों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन काजीरंगा में जो नज़ारा है, ये अमूमन जो सैलानी दूर से, देश से, विदेश से यहाँ देखने के लिए आते हैं, जिन इलाकों में घूमते हैं, अब सब कुछ जलमग्न है, इसीलिए ना यहाँ रास्ते का पता है, इसीलिए यहाँ कुछ भी देखना मुश्किल है। आज तक इस जगह पर पहुंचा है, इन तटबंधों के पास, इन एम्बैंकमेंट के पास, आपको ये दिखाने के लिए कि आखिर जिंदगी यहाँ कितनी मुश्किल है। जिसने इंसानों को अपनी चपेट में लिया, आज ये दुर्लभ प्रजाति के जानवर भी इस आपदा की चपेट में हैं। काजीरंगा के अब मैं उस इलाके में हूं जिसे प्रोटेक्टेड लैंड कहा जाता है और ये कितना खूबसूरत है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये दुर्लभ प्रजाति के उन 2400 गैंडों में से एक हैं जिन्हें यहाँ खुली आज़ादी है। लेकिन जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, इनकी जिंदगी मुश्किल में आ गई। राजस्थान का घमासान फिलहाल 24 जुलाई तक जस का तस रहेगा। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। स्पीकर को 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया है। उधर सूत्रों से खबर यह है कि गहलोत खेमा फ्लोर टेस्ट की पूरी तैयारी में है। आखिरकार पायलट खेमे को एक बार फिर राहत मिल गई और स्पीकर के नोटिस का जवाब देने से बचने की उनकी तमन्ना कोर्ट ने पूरी कर दी। कोर्ट पिछली सुनवाई में स्पीकर के फैसले पर मंगलवार तक के लिए रोक लगाई थी। अब ये रोक 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। पायलट खेमे के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हाईकोर्ट के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट विधानसभा के मामले में सुन नहीं सकता। एक तरफ 19 विधायकों को 3 दिन का वक्त दिया गया, दूसरी तरफ बीएसपी के विधायकों के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने के मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस पर कहा, अदालत अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष 24 जुलाई तक अपनी कार्रवाई स्थगित करे।
कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें। अब 24 के बाद अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को। देखिए अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। 3 दिन और इंतजार की खबर गहलोत खेमे के लिए परेशान करने वाली रही। कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर वकीलों से कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श में जुट गए तो गहलोत ने होटल पहुंचकर विधायकों को ढाढ़स बंधाया कि जैसे इतने दिन वैसे 3 दिन और। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है, इंदिरा गांधी क्या पट्टासी होगा इसका। और जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 वोट दिए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट का फैसला जो भी हो, कांग्रेस फ्लोर टेस्ट की तैयारी में है। कांग्रेस के अंदर ये बात उठ रही है कि मौजूदा हालात में बहुमत साबित करना सही फैसला होगा। सेना ने नाग मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। राजस्थान के बालासोर रेंज में 15 और 16 जुलाई को इसका परीक्षण किया गया। नाग मिसाइल का नया नाम ध्रुवास्त्र हो गया है। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर लोगों का सर गर्व से ऊपर उठ जाएगा, वहीं दुश्मनों के दिलों में दहशत भर जाएगी। मंजीत नेगी इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, नाग मिसाइल का नाम तो बदलकर ध्रुवास्त्र कर दिया गया है, लेकिन क्या इसकी खासियत है और कैसे इसकी ताकत हमारे दुश्मनों को डराएगी, जरा बताएं। मीनाक्षी, मिसाइल भी ये स्वदेशी है और खास तौर से जो भारत का स्वदेशी मारक हेलीकॉप्टर है ध्रुव, उसके ऊपर ये लगेगी और 4 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ किसी भी टैंक को ये नेस्त नाबूद कर सकती है। उड़ीसा के बालासोर में इसका परीक्षण हुआ है, सफल परीक्षण, और सेना ने इस परीक्षण को अंजाम दिया है। और जिस तरह से खासतौर से जो अगर किसी टैंक के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और हमारा जो खासतौर से ध्रुव हेलीकॉप्टर जो पूरी तरह से स्वदेशी मारक हेलीकॉप्टर है, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, उस पर इस मिसाइल को लगाया गया है। 4 किलोमीटर के एरिया में किसी भी दुश्मन के टैंक को ये पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जिस तरह से जो वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं बालासोर का, जिस पर जो परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है इसकी मारक क्षमता, इसकी जो किलिंग रेंज है किस तरह से। और सबसे बड़ी उपलब्धि डीआरडीओ के लिए, सेना के लिए, कि दोनों ही हथियार यानी कि जो मारक हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्रुव, वो भी पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि किसी भी बाहरी देश पर आपकी निर्भरता नहीं रहेगी। और डीआरडीओ बड़ी संख्या में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं सरहद पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ी संख्या में ऐसी मिसाइल समय रहते तैयार कर सकता है। शुक्रिया मंजीत आपका इस जानकारी के लिए। और एक भूल सुधार हम यहाँ पर करना चाहेंगे, राजस्थान नहीं ओडिशा में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। बढ़ते आगे और अब बात हिंदुस्तान की जमीन पर नजरें उठाकर जिस तरह से चीन कदम पे कदम बढ़ा रहा है, ये एक बड़ी गलती है और उसका खामियाजा गलवान में भी उसे भुगतना पड़ा। लेकिन देश अब अलर्ट मोड में है। चीन की विस्तारवादी नीतियों को रौंदने के लिए वायु सेना ने कमर कस ली है। एक और रफाल के स्वागत की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ चीन के मोर्चे पर तैनात करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। शांति की पहल ताकतवर ही कर सकता है। पावर है तो अमन कायम हो सकता है। लेह में जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश हिंदुस्तान के दुश्मन के लिए था। भारत माता की। अब उसी विश्व शांति के लिए देश दृढ़ संकल्प है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी की निगहबानी करने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई।
फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को ललकारा। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार। अब सेना को ताकतवर बनाने के लिए हथियार गोला बारूद खरीदे जा रहे हैं। लगे हाथ भारत अपने चालबाज दुश्मन को सबक सिखाने के लिए दोस्तों के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है। हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी के साथ इंडियन नेवी ने अपनी ताकत दिखाई है। शांति के लिए शक्ति बढ़ाने की हिंदुस्तान की ये पहल आखिरी नहीं, क्योंकि असली ताकत तो बस 7 दिन बाद आ रहा है। भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है बाहुबली। जी हां, बाहुबली यानी राफेल, आसमान का सिकंदर। बारूद से लदे ये बाहुबली जब हवा को चीरते हुए निकलेंगे तो दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब वो बाहुबली गरजेंगे तो डर से दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। फ्रांस से आ रहे इन बाहुबली में इतना दम है कि एक बार एक्शन में आ गए तो हिंदुस्तान पर आंख उठाने की हिमाकत करने वाले नेस्त नाबूद हो जाएंगे। जब राफेल आएगा तो वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और इसका सबसे पहला टारगेट होगा चीन। ड्रैगन ने जो गलती की है, उन गलतियों के बाद भरोसे की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लिहाजा हिंदुस्तान अलर्ट है। एलएसी पर लगातार सावधानी बरती जा रही है, दुश्मन पर नजर रखी जा रही है। अब 29 जुलाई को फ्रांस से आने वाले राफेल की तैनाती चीन के फ्रंट पर करने का भी पक्का इरादा है। उसी इरादे को अमल में लाने के लिए एयरफोर्स की 3 दिनों की अहम बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया की अगुवाई में इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के सभी 7 कमांड्स के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ताजा हालात पर बात होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन की करतूतों पर चर्चा होगी। साथ ही उससे निपटने के लिए वायुसेना की ताकत की तैनाती पर भी बात होगी। और सबसे अहम ये कि राफेल विमानों की तैनाती को लेकर भी मंथन होगा। जानकारी के मुताबिक चीन फ्रंट पर राफेल की तैनाती सबसे पहले अंबाला में होगी। दूसरी तैनाती चीन फ्रंट पर ही पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का हर वीर जवान LAC पर मुस्तैद है। वायुसेना भी अलर्ट मोड में है। 20 जवानों की शहादत के बाद एयरफोर्स चीफ लेह का दौरा भी कर चुके हैं। The current situation at LAC is resolved peacefully, but it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. सबसे खास बात ये कि जो 5 राफेल विमान फ्रांस से हिंदुस्तान आएंगे वो पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे। मतलब ये कि विषम हालात में ये राफेल अपना कर्तव्य निभाने के लिए फौलाद बनकर दुश्मन को मटियामेट करने के लिए तैयार रहेगा। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। एयरफोर्स को रफाल जैसे बाहुबल पर जबरदस्त भरोसा है। उस भरोसे की वजह भी है इस लड़ाकू विमान की, जिस तरह से इसे हथियारों से लैस किया गया है। वो किसी भी हालात में दुश्मन के किले में घुसकर उसे बर्बाद कर सकता है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हिंदुस्तान की जमीन की 1 इंच पर भी दुश्मन की नजर पड़ी तो बुरी नजर उठाने वाले दुश्मन का नाश होना पक्का है। ये कसम है हिंदुस्तान की। अपने उसी कसम को पूरा करने के लिए LAC के पास वायुसेना की पूरी ताकत मुस्तैद है।
चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने जबरदस्त मोर्चेबंदी की है। राफेल आ जाएंगे और वो चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हर वक्त अलर्ट होंगे। फ्रांस से आने वाले राफेल के लिए वायुसेना के क्रू मेंबर्स ट्रेनिंग ले चुके हैं। उसमें लगे एडवांस वेपन सिस्टम की पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब जान लीजिए कि जो राफेल विमान आ रहे हैं वो कितना पावरफुल हैं। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान में परमाणु हमला करने की भी काबिलियत है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 55,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। राफेल 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने के बाद करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर भी उड़ने में सक्षम है। राफेल फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर और काबिल लड़ाकू विमान होंगे। ये बेहद हाईटेक हथियारों से लैस होंगे जो दुश्मन के इरादों पर पलक झपकते ही बारूद बरसाने का मादर रखते हैं। राफेल में मोर्टियर मिसाइल लगे हैं जो 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे लड़ाकू विमान को पल भर में मार कर गिरा सकते हैं। इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसमें एक साथ 6 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। राफेल में लगी गन 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकती है। फ्रांस ने 36 राफेल की डील की है। सभी 2 साल के भीतर हिंदुस्तान में होंगे। 2016 में ही इस डील पर फाइनल मुहर लगी थी। पिछले साल 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राफेल विमान सौंपे गए थे। फ्रांस दौरे पर रक्षा मंत्री ने करीब 35 मिनट तक उड़ान भी भरी थी। राफेल के कारण निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की एक कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं। जब 29 जुलाई को राफेल हिंदुस्तान की जमीन चूमेंगे तो चीन भी देखेगा वो मौका भारत के लिए सम्मान का होगा तो चीन के लिए संकट का। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए सेना, एयरफोर्स और नौसेना ने नया प्लान बनाया है और इसी प्लान के तहत नौसेना का MiG-29 के विमान उत्तरी सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जहां से लद्दाख में LAC पर किसी भी अभियान को अंजाम दिया जा सकता है। दुश्मनों की हर चाल पर भारत की नजर है। इस बीच दुश्मनों के प्लान से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। जब गरजेगा समुद्री फाइटर तो चीनी सेना के कान के फट जाएंगे पर्दे। जब हवा में दहाड़ेगा MiG-29K तो PLA के उड़ जाएंगे होश। जब पूर्वी लद्दाख के पहाड़ों का सीना चीरकर नेवी का लड़ाकू विमान भरेगी उड़ान तो बीजिंग का बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर। पूर्वी लद्दाख में चीन ने धोखेबाजी करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। चीन को करारा जवाब देने के लिए सेना ने अपने किले को मजबूत कर लिया है। वहीं एयरफोर्स के विमान भी हवा से चीन की चाल को नाकाम बनाने के लिए मोर्चे पर हैं। इस बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लगातार क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने भी समुद्री फाइटर जेट MiG-29K को उत्तरी सेक्टर में तैनात करने का फैसला किया है। वैसे नौसेना के P-82 निगरानी विमान पहले ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किए जा चुके हैं। सरकारी सूत्रों ने आज तक से बातचीत में कहा कि MiG-29K लड़ाकू विमान को उत्तरी सेक्टर में भारतीय नौसेना के बेस पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। इनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC पर अभियानों को अंजाम देने के लिए होगा। भारतीय नौसेना ने जिस MiG-29K लड़ाकू विमान को लद्दाख में तैनात करने का फैसला किया है वो फिलहाल समंदर की निगहबानी कर रहा है।
नेवी का MiG-29 के लड़ाकू विमान INS विक्रमादित्य पर मोर्चा संभाले हुए है, जो गोवा में नौसैन्य बेस INS हंसा से उड़ान भरता है, जिसके डर से समंदर की अपनी सीमा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नौसेना अपनी दिलेरी से दुश्मन को थर्रा देगा। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।